हेलो डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का आज अपन सेकंड लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितने लॉज दिए थे न्यूटन भाई ने? 3 लॉज। 3 लॉज वेर गिवन बाय न्यूटन। लोग ऐसा कहते हैं कि साहब वो सेकेंड लॉ ही था जो मेन था, वो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ तो डिराइव करते हैं अपन, कर सकते हैं अपन सेकेंड लॉ से। फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ। गलत बात है ये जो है फंडामेंटल लॉज हैं। ये फंडामेंटल लॉज मतलब वन कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर। one cannot be derived from other। तो ये कहना कि फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंड लॉ बिल्कुल गलत होगा। अब 3 लॉ जो दिए थे, फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, इसमें इनर्शिया के बारे में उन्होंने डिस्कस किया और बताया कि इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड इफ इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट विल बी मूविंग विद दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी until unless it is applied with an net unbalanced external force। means state of motion is defined by velocity vector is unaltered until a body is applied with a net unbalanced external force। नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। फोर्सेस तो लग सकते हैं उस पर नेट फोर्स 0 भी तो हो सकता है। तो एक फोर्स लगना गुनाह नहीं है, कई फोर्स लग सकते हैं, पर जब तक कि नेट फोर्स नॉन जीरो नहीं आता तब तक बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन इज अनअल्टर्ड, चेंज नहीं होगा अंटिल ए बॉडी इज अप्लाइड विद ए नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसमें 3 लॉज बनते हैं इनर्शिया के। एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट until a net unbalanced external force is applied on it। Then inertia of motion, if a body is moving with a particular velocity then it will be moving that particular velocity until unless a net unbalanced external force is applied on it। और तीसरा होता है inertia of direction, means if a body is moving in a particular direction it will not change its direction until a net unbalanced external force is applied on it। फिर इसके एग्जांपल्स पूछते हैं। तो जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अचानक से नहीं चल पड़ेगी। इसका एग्जांपल, ब्लैंकेट क्लीनिंग के लिए अपन ब्लैंकेट को एकदम सडनली जर्क देते हैं, तो जो ब्लैंकेट है, क्लॉथ है, वो तो फोर्स लगाया अपन ने तो भाग जाता है, और डस्ट पार्टिकल जो उस पर चिपके होते हैं वो वहीं रेस्ट पे रह जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ब्लैंकेट क्लीनिंग। या सेकंड एग्जांपल कि एक बस है, उस बस में एक पैसेंजर खड़ा है और बस अचानक चल पड़ी, तो पैर पर लगेगा फ्रिक्शन, तो पैर पर लगा फोर्स, तो पैर तो आगे बढ़ेंगे और आदमी वहीं खड़ा रह जाएगा। तो ऐसा लगेगा, ऐसा होगा
कि पाँव तो चले गए आगे और आदमी का ऊपर वाला पार्ट रह गया वहीं, मतलब वो पीछे हो जाएगा रिलेटिवली, तो आदमी पीछे की तरफ गिरेगा, पीछे की तरफ गिरेगा। ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर बस चल रही है और अचानक ब्रेक लग जाए तो पैर पर तो लगेगा फोर्स, ऐसा एक्सेलरेशन लगा दिया, वेलोसिटी ऐसी थी, तो पैर पर तो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिससे पैर तो रुकने लगेंगे। बस रुक रही है तो पैर भी रुक रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो शरीर है वो उसी वेलोसिटी से चल रहा है आगे, तो आदमी आगे की तरफ गिरेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो एक धागे में एक पत्थर को बांध के ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं और अचानक से धागा टूट जाता है, तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसी से ये फ्लाई ऑफ करता है पार्टिकल, स्टोन। ये इसका एक एग्जांपल है, टेंजेंशियली जाता है। या मड गार्ड, मड गार्ड, मड गार्ड क्या होता है? मड से गार्ड करने वाला आइटम, मड गार्ड। उसमें क्या होता है कि जैसे ये साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी है, तो ये व्हील ऐसा घूम रहा है, यहाँ से लगी मड जब डिटैच होगी तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन जस्ट आफ्टर डिटैचमेंट फ्रॉम द व्हील वही होगा जो उस वक्त बिफोर डिटैचमेंट था। तो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल बनाने वाला है, ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन करने वाला है, तो इस से बचने के लिए, इस फ्लाइंग मड से बचने के लिए क्या करते हैं, ऐसा एक मड गार्ड लगा देते हैं, इससे अटक जाएगा वो मड और नीचे गिर जाएगा, हमारे कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा या पीछे वाले पैसेंजर के कपड़ों को ख़राब नहीं करेगा। तो ये मड गार्ड इसी प्रिंसिपल पर हम यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो इस तरह से ये फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया में ये तीन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात करी गई है और उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। तो फर्स्ट लॉ में न्यूटन ने ये बात करी कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड जीरो है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, अगर वो जीरो है तो वेलोसिटी जीरो ही रहेगी, और अगर वो नॉन जीरो कुछ है तो वो वही रहेगी। इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी विल नॉट चेंज। पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा किसी पार्टिकल पर तब उसका मोमेंटम चेंज होगा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल। तो सेकेंड लॉ states that net external force applied on a particle is equal to rate of change of linear momentum with respect to time। P क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम। अब इससे हम F इक्वल टू ma निकाल सकते हैं अंडर ए स्पेसिफिक कंडीशन कि देखिए ये एक्सटर्नल फोर्स जो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यह है डी ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब मास में आल्सो भी चेंजिंग विद टाइम, रॉकेट प्रोपल्शन, वेरिएबल मास सिस्टम, मास ऑफ रॉकेट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज फ्यूल इज बीइंग बर्न्ड एंड एस्केप्ड आउट एज हॉट गैसेस। सो वी कैन नॉट प्रिज्यूम दैट मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। सो हम कंडीशन लिख रहे हैं, पहले तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से लिख दें। प्रोडक्ट रूल से क्या लिखेंगे कि मास को छोड़ा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा, फिर वेलोसिटी को छोड़ा, मास को डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर मैं कहूँ कि मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या होगा कि dm/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम है जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, ये वाली चीज़ जीरो हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा ये mdv/dt। मतलब अब ये F नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ऐसा आ गया।
तो ये तभी होता है F इक्वल टू ma जब मास होता है कांस्टेंट। क्लियर? ये न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो लॉज ऑफ मोशन है ना, ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही एप्लीकेबल हैं। लॉज ऑफ इनर्शिया हैं ये इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। और इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम विथ जीरो एक्सेलरेशन। तो ये जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ये एप्लीकेबल हैं इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दैट इज़ नॉन एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम्स। इसके बारे में मैं आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी तो मैं न्यूटन के जो लॉ हैं 3 वो बता दूँ। नंबर 1 मैंने बता दिया, नंबर 2 मैंने अभी बताया, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अभी अपन करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, जो चेंज इन मोमेंटम है ना वो नेट फोर्स इनटू टाइम। चेंज इन मोमेंटम जो है इसको इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स। ये फोर्स इनटू टाइम। अगर कांस्टेंट फोर्स है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, और वेरिएबल फोर्स है तो टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं कि F इक्वल टू डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम सेकेंड लॉ है, तो इस पर क्वेश्चन बनाओ। तो कैसे बनाएंगे? तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो कैलकुलेट कराते हैं, उसको इम्पल्स कहते हैं। वो फोर्स इनटू टाइम टाइप की चीज़ होती है। फोर्स अगर कांस्टेंट हो तो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, देन इट विल बी रिटन लाइक दिस, एंड इफ इट इज़ वेरिएबल देन इंटीग्रल F dt। तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, करेंगे अपन अभी। अब अपन आते हैं न्यूटन थर्ड लॉ पे। तो तीसरा है थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट reaction acting on each other। मतलब फोर्स ऑन ए बाय बी ऐसे लिखते हैं, ऑन ए बाय बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाय ए। अगर ऐसा है तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर कहलाता है, ऑन बी बाय ए। जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल, ये मास है m1, ये मास है m2, इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो इसके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, gm1m2 अपॉन d स्क्वायर। इस पर ऐसा लगेगा, इस पर ऐसा लगेगा। तो ये है फोर्स ऑन 1/2 और ये है फोर्स ऑन 2/1, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना, वही gm1m2 अपॉन d स्क्वायर, और डायरेक्शन अपोजिट, और एक्टिंग ऑन वन अनदर। ये इस पर लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, दो लोगों के बीच का मामला है ये। ऐसे चार्जेस हो सकते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन का फोर्स इस प्रकार से इक्वल अपोजिट होगा। या दोनों प्रोटॉन हैं तो रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन है एक्शन रिएक्शन पेयर, है एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, नॉर्मल रिएक्शन हो, फ्रिक्शन हो, स्टैटिक हो, चाहे काइनेटिक हो, ये जो फोर्सेस हैं ये एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में आते हैं। थर्ड लॉ वाला एक्शन रिएक्शन पेयर, समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये चारों आपके एक्शन रिएक्शन पेयर में आते हैं। अब इसमें मुद्दे की बात यह है कि दो के बीच का मामला है, तीसरा नहीं आना चाहिए। इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना। जैसे कि मान लो कि ये एक टेबल है और टेबल ग्राउंड पर रखा है और इस पर एक ब्लॉक रखा है। तो
ब्लॉक को अर्थ खींच रही है नीचे की तरफ उसके वेट से mg, मान लो इसका मास कितना है m, तो mg फोर्स से अर्थ खींच रही है। तो अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूं तो अर्थ ने कितना फोर्स लगाया इस पर mg, इसको नीचे जाना चाहिए था, ये नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये टेबल ने इसको रोक लिया। तो टेबल ने जो फोर्स लगाया वर्टिकली अबव, उसको मैंने कहा n। और इसी प्रकार से टेबल पर इस ब्लॉक ने नीचे की तरफ फोर्स लगा के रखा है, टेबल को दबा रहा है, ये बहुत भारी हुआ और टेबल बहुत नाजुक हुआ तो टेबल टूट भी सकता है। तो ये जो फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल एंड फोर्स ऑन टेबल बाय ब्लॉक, ये जो है ना दोनों, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसमें ये जो mg है वेट, इसका कोई मतलब नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो ये सिस्टम पूरा लिफ्ट में रखा होता है, लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है तो ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, तो ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन वेट mg से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ग्रेविटी मतलब वेट एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन आर नॉट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये जो n लिखा है मैंने, फोर्स ऑन ब्लॉक बाय टेबल एंड फोर्स ऑन टेबल बाय ब्लॉक, अर्थ का नाम नहीं लिया बीच में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो ये बात आपको समझना है। आगे अपन इसको लिफ्ट में जब रख के चलाएंगे तब आपको ये बात फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा। अब इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक्शन है कि हमने पानी पर ऐसे धक्का लगाया पीछे की तरफ, पानी ने हमारे ऊपर आगे की तरफ धक्का लगाया तो स्विमिंग, हम आगे बढ़ गए। ऐसे एरोप्लेन, उसने हवा को, उसके जो इधर विंग्स के नीचे वो लगे रहते हैं प्रोपेलर, हवा को बहुत तेज़ी से पीछे फेंकता है। हवा पर फोर्स लगा पीछे तो एरोप्लेन पर फोर्स लगा आगे तो वो भागने लगता है आगे की तरफ। इसी प्रकार से मशीन गन से गोलियां चल रही हैं या गन से आपने एक बुलेट फायर किया तो बुलेट पे फोर्स लगा प्लस आई कैप में, तो उसका रिएक्शनरी फोर्स गन पे लगेगा माइनस आई कैप डायरेक्शन में, तो गन पीछे की तरफ रिकॉइल करेगी। अंतरिक्ष में क्या होता है, स्पेस में हवा तो है नहीं, वहाँ पर हवाई जहाज नहीं चल सकता, हवाई जहाज हवा में चलता है, एरोप्लेन एयर में चलता है, स्पेस में नहीं। वो प्रोपेलर किसको देंगे धक्का, एयर तो है ही नहीं, तो वहाँ कौन चलता है, रॉकेट। तो रॉकेट कैसे चलता है, तो उसमें अंदर फ्यूल होता है पेट्रोल टाइप का, और उसको बर्न करते हैं, उससे जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसको बहुत तेज़ वेलोसिटी से पीछे की तरफ फेंकते हैं। तो गैसेस पर फोर्स लगाया पीछे की तरफ तो उसका रिएक्शनरी फोर्स स्पेस क्राफ्ट पर, रॉकेट पर लगा आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ चलने लगता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है स्पेस क्राफ्ट, क्योंकि वो जो गैसेस है उसको नीचे की तरफ फेंकता है प्रोपेलर, उसके अंदर लगा हुआ प्रोपेलर। वही मतलब जो यहाँ एयर नहीं थी वाली बात है ना, तो वो गैस जनरेट करेगा और वो गैसेस को वो पीछे की तरफ तेज़ी से फेंकेगा। गैस जनरेट करने से कुछ भी नहीं होना है, उसको तेज़ी से पीछे की तरफ फेंकना है, उसके रिएक्शनरी फोर्स से वो स्पेसक्राफ्ट को अपोजिट डायरेक्शन में आगे एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये भी उसका एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से थर्ड लॉ के एग्जांपल पूछते हैं। तो इसमें स्विमिंग हो गया और एरोप्लेन हो गया और मोटर बोट हो गई। मोटर बोट में भी तो ये होता है, पानी को पीछे की तरफ धक्का दिया जाता है, एक फ़ैन होता है मोटर बोट में पीछे, तो पानी मोटर बोट पर आगे की तरफ धक्का देती है तो मोटर बोट आगे चलती है। और क्या बताया था, स्पेस क्राफ्ट या रॉकेट। और क्या बताया था, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन ऑन फायरिंग ए बुलेट। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए न्यूटन्स थर्ड लॉ के। ठीक है, नेक्स्ट। तो न्यूटन सेकेंड लॉ पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। और सेकेंड लॉ कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो dp इज इक्वल टू एफ डी टी। इफ फोर्स इज वेरिएबल then total change in momentum will be integral f dt, and if force vector is constant then
force can be taken out of this integration, and integration of dt from 0 to a time interval delta t will be equal to force into delta t, and this is called impulse. या तो इसको J या I वेक्टर से हम लिखते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो ये हमारा सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि साहब एक गन अप्लाइज फोर्स ऑन बुलेट as F is equal to 100 minus 10 raised to 5 T न्यूटन, where T is टाइम। तो आपको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इम्पार्टेड टू बुलेट। तो क्या करेंगे, इंटीग्रल एफ डी टी करेंगे। तो हम लिखेंगे इम्पल्स मतलब इंटीग्रल एफ डी टी। अब ये फोर्स टाइम टी इक्वल टू 0 पर लगना शुरू हुआ और कब तक लगता रहेगा, जब तक कि समय बढ़ते 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 ये समय 0 ना हो जाए, फोर्स 0 ना हो जाए। फोर्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये फोर्स बुलेट पर लग रहा है कब तक, जब तक कि फोर्स 0 नहीं हो जाता। मतलब टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू 10 रेज़ टू -3 सेकेंड तक ही लगेगा, 1 मिली सेकेंड तक। 1 मिली सेकेंड पे फोर्स 0 होने वाला है। t की वैल्यू 10 रेज़ टू -3 रख के देखो, ये फोर्स 0 हो जाएगा। तो इतनी देर तक ये फोर्स लगा और इस तरीके से ये वेरी कर रहा था। तो बताओ इम्पल्स कितना आया। तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकल रहा है एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्शन तो बताई नहीं, आई कैप वाई कैप कुछ तो बताया नहीं है। तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100t माइनस 10 रेज़ टू 5 t²/2 और लिमिट 0 से 10 रेज़ टू -3। इधर भी t की लिमिट 0 से 10 रेज़ टू -3। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये कितना आएगा, 100 इंटू 10 रेज़ टू -3 और यहाँ से कितना आएगा 10 रेज़ टू 5 और यहाँ से आएगा t² तो 10 रेज़ टू -6, मतलब ये हो जाएगा 10 रेज़ टू -1। तो ये क्या बचा 10 रेज़ टू -1/2, मतलब 1/20 या 5 इंटू 10 रेज़ टू -2 या 0.05 न्यूटन सेकेंड। F इंटू टी है ये इम्पल्स, फोर्स नहीं है ये इम्पल्स है, चेंज इन मोमेंटम, इतने न्यूटन सेकेंड। ये वेरिएबल फोर्स का इम्पल्स निकालने के लिए इंटीग्रल इस प्रकार से करना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया। और कांस्टेंट फोर्स का वो तो बड़ा सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कांस्टेंट फोर्स पे, जो इम्पल्स क्रिएट हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्रिएट हुआ। तो देखिए, तो अगला एग्जांपल अपन ले रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन अपन ने पढ़ी थी, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पार्टिकल का मास मान लीजिए m है। इसको यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा और अपन ने इसको प्रोजेक्ट किया। तो जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स एट ग्राउंड इसकी स्पीड क्या होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 तो यहाँ 0, काइनेटिक एनर्जी यहाँ ½ mu², तो यहाँ पर भी ½ mu² से स्पीड u आ गई।
और चूँकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है u cos थीटा, तो ये एंगल थीटा हुआ क्योंकि इस u का कंपोनेंट u cos थीटा आने वाला है, और इधर u sin थीटा माइनस जे कैप में आएगा। यहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस u cos थीटा आई कैप और प्लस u sin थीटा जे कैप थी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स कितना हुआ, तो हमने निकाला फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो आएगा चेंज इन मोमेंटम, जिसको कि हम कह रहे हैं इम्पल्स। तो लिखो फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जस्ट बिफोर स्ट्राइक्स इन टाइम 2u sin थीटा अपॉन जी, इतने टाइम तक ये चलता रहा, इस दौरान इसके मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, तो ये हो जाएगा u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा जे कैप, सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा माइनस 2mu sin थीटा जे कैप, ठीक है। अब देखिए इसको मैं अलग तरह से देख रहा हूँ कि चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स निकालना है ना, चेंज इन मोमेंटम यानी इम्पल्स, ये क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से, ये कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स इनटू टाइम ऐसा होगा, फोर्स कितनी देर तक लगता रहा, तो फोर्स इस पार्टिकल पर कितना लग रहा था, तो पूरी टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान इस पर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड mg वेट एक्ट हो रहा था, तो ये माइनस mg जे कैप फोर्स लगता रहा कितनी देर तक, 2u sin थीटा अपॉन g टाइम तक, तो ये कितना आएगा, तो g से g कैंसिल हो गया, माइनस 2mu sin थीटा जे कैप। बताओ आ गया कि नहीं आ गया, वही इम्पल्स आ गया। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये फोर्स इनटू टाइम में ये टाइम वेरी स्मॉल नहीं है। जनरली क्या बोलते हैं कि इम्पल्स का मतलब है वेरी लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। वो होता है ना कराटे वाला जो है एक ब्रिक को ब्रेक कर सकता है क्योंकि वो वेरी लार्ज फोर्स लगाता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो इम्पल्सिव फोर्स तो सारे होते हैं, ए फोर्स विच कैन क्रिएट चेंज इन मोमेंटम, ए फोर्स विच कैन क्रिएट इम्पल्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। पर जनरली लूजली अपन लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम को इम्पल्सिव फोर्स बोलते आए हैं समझने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि एनी फोर्स एक्टिंग फॉर एनी टाइम में चेंज मोमेंटम एंड देन इट विल बी कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए कुछ हुआ, वो तो पता है मुझे कांस्टेंट है, अब फोर्स इनटू टाइम करना है, तो टाइम है अगर कम तो फोर्स है ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको फोर्स लगाया गाल पे बहुत देर तक, या वही वेलोसिटी में चेंज करना है आपकी सिर की या आपकी, वेरी लार्ज फोर्स फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम लगाया, जोर से थप्पड़ मारा, तो आपको प्रॉब्लम काय में होगी, थप्पड़ में, ऐसे में नहीं होगी। तो जो लार्ज फोर्स है एक्टिंग फॉर स्मॉल टाइम ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है ना। और अगर टाइम है ज़्यादा तो फोर्स हो जाएगा कम, तो ये लेस हार्मफुल होगा, लेस हार्मफुल, ये मोर हार्मफुल। ये फोर्स डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अब इस बात को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर एक ग्लास को कंक्रीट के फ्लोर पे गिराया जाए तो वो ब्रेक हो जाता है, लेकिन वुडन फ्लोर पे अगर गिराया जाए तो उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ समझिए कि एक मास m है, उसको h हाइट से अपन ने गिराया, तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड क्या होगी, तो हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन वाली बात करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी इसकी mgh, जो कि कन्वर्ट हो गई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में हाफ mu² में। तो u कितना आया √2gh, या v² = u² + 2as वाला फार्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हैं। और इसके बाद में ये क्या हुआ, तो ये रेस्ट में आ गया। तो बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ,
तो चेंज इन मोमेंटम हुआ फाइनल 0 माइनस इनिशियल mu, तो ये मैग्नीट्यूड में mu इतना या m√2gh इतना kg मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी है ये, kg मीटर पर सेकेंड, इतना चेंज इन मोमेंटम हुआ। अब ये तो फिक्स है, डेल्टा पी तो फिक्स है। ये जो ग्लास या पार्टिकल रेस्ट में आया, इस ग्लास या पार्टिकल पर ग्राउंड ने ऐसा नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा एक फोर्स लगाया होगा जिसके चलते ये रिटार्ड होकर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये कितनी देर तक फोर्स एक्ट करता रहा, इस बात का सारा खेल है। ये तो है कांस्टेंट, तो अगर टाइम डेल्टा टी है कम, एकदम तुरंत रेस्ट में आ गया, जैसे कि कंक्रीट फ्लोर, तो फोर्स होगा ज़्यादा और ये मोर हार्मफुल है। पर मान लो जो फ्लोर है ना, वुडन की बजाय थोड़ा और इमेजिन करने के लिए आप उसको स्पंजी फ्लोर समझ लो। स्पंज है, नीचे बिछा हुआ, गद्दा बिछा हुआ, ऊपर से आदमी गिरा, नीचे गद्दे पर गिरा, तो थोड़ा गद्दे को दबाता हुआ फिर धीरे धीरे रुकेगा वो, थोड़ा सा टाइम तो बढ़ जाएगा। तो अगर टाइम बढ़ गया जैसे कि स्पंजी फ्लोर है या वुडन फ्लोर है, तो फोर्स जो एक्ट होगा वो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस हार्मफुल। और वो हो सकता है कि ग्लास ब्रेक ना करे। और लार्ज फोर्स होगा तो ये होगा मोर हार्मफुल। लार्ज फोर्स कैन ब्रेक द ग्लास। पर कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि फोर्स चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो चेंज इन मोमेंटम क्रिएट कर सकता है तो वो इम्पल्सिव फोर्स कहलाएगा। दूसरी बात, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड, या यहाँ से न्यूटन सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो मास इंटू वेलोसिटी मतलब LT - 1 MLT - 1, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया इम्पल्स का। तो हमने बात करी अभी इम्पल्स के बारे में कि इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इम्पल्स का मतलब होता है ये डेल्टा पी यानी J, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है भाई। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और इम्पल्सिव फोर्स मतलब विच कैन क्रिएट चेंज इन मोमेंटम, विच कैन क्रिएट इम्पल्स। क्लियर? अगली सिचुएशन देखो, मान लो कि ये m मास का पार्टिकल जो ऊपर से गिरा था u वेलोसिटी से स्ट्राइक किया और फिर इलास्टिकली ये u स्पीड से वापस रिबाउंड किया। तो इस कोलिजन के दौरान आपको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स इम्पार्टेड टू द पार्टिकल शोन। तो इस केस में इस पार्टिकल पर फोर्स किधर लगा? ग्राउंड से या फ्लोर से ऐसा फोर्स लगा होगा। तो जब आप इम्पल्स निकालोगे तो वो प्लस जे कैप डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम करना है। तो इम्पल्स का मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम, मतलब इंटीग्रल f/dt। और इसको मुझे कैलकुलेट करना है तो कोई तरीका है क्या? हाँ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ऐसा लिख लूँ मैं। चेंज इन मोमेंटम ही तो निकालना, फोर्स के चक्कर में क्यों पढ़ूँ? तो ये हो जाएगा mu(j) माइनस mu(j), मतलब 2mu(j) यानी अपवर्ड। ये इसका
चेंज इन मोमेंटम है या इस पर इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द पार्टिकल, ऐसा होगा, ठीक है ना। ये इम्पल्स कैलकुलेशन हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ऐसा बताते हैं कि साहब एक पार्टिकल या बॉल ऐसे जस्ट बिफोर कोलिजन उसकी वेलोसिटी ऐसी u है एट एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल, और जैसे वो लाइट रे का रिफ्लेक्शन होता है ना, इसी प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए ये जो है सेम स्पीड u से ऐसे रिबाउंड कर गई, ठीक है। ये मान लीजिए x एक्सिस है, ये मान लीजिए y एक्सिस है। तो बताओ इम्पल्स इम्पार्टेड, तो इस क्वेश्चन में भी बताना है, इस क्वेश्चन में भी बताना है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें लिखो फाइनल मोमेंटम क्या है, m इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या है, u का कंपोनेंट इधर तो आएगा कॉस थीटा वाला और इधर आएगा साइन थीटा वाला, तो mu साइन थीटा आई कैप प्लस u कॉस थीटा जे कैप, ठीक है ना। ये फाइनल है। इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी देखो मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, जिसका x कंपोनेंट है पॉजिटिव और y कंपोनेंट है नेगेटिव और ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल है थीटा। तो इसको मैं लिखूंगा m इंटू यू साइन थीटा आई कैप माइनस यू कॉस थीटा जे कैप। तो जब मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूंगा सब्ट्रैक्ट करके फाइनल माइनस इनिशियल, वो कहलाएगा इम्पल्स इम्पार्टेड। तो सब्ट्रैक्ट करो इसमें से इसको, तो क्या आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये हो जाएगा 2mu cos थीटा जे कैप। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस velocity component is changing but tangentially velocity component is not changing। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दिखाता हूँ, इसलिए इसको बोर्ड को मिटाता हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसके लिए पहले तो कंसेप्ट समझो। ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में कोई लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है v वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है। तो बताओ वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, मतलब ये क्या होता है भाई कि रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज कमिंग आउट और फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। तो चेंज नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कमिंग आउट पर यूनिट टाइम, इसको बोलते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। कितना पानी, कितने लीटर पर सेकेंड पानी बाहर आ रहा है, लीटर पर सेकेंड या मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये होता है वॉल्यूम का मतलब, वॉल्यूम ये भरा हुआ जो वॉल्यूम है ये बाहर आ जाएगा। एक सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर आएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनकी स्पीड कितनी है v, तो यहाँ से v मीटर पीछे तक जाइए, v मीटर पीछे तक जाइए। द फारदेस्ट वाटर मॉलिक्यूल विच विल कम आउट ऑफ दिस माउथ विल बी एट ए डिस्टेंस v मीटर बिहाइंड दिस माउथ। ये सब तो तुरंत निकल जाएंगे। 1 सेकेंड का पूरा टाइम लेकर बाहर निकले वो मॉलिक्यूल यहाँ होगा जो कि v मीटर डिस्टेंस चलेगा, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से एंड इस माउथ से बाहर आएगा। तो इतने ट्यूब में कितना वॉल्यूम है, ये एक सिलेंडर है, इसमें वॉल्यूम कितना होगा, इसमें वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सिलेंड्रिकली हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट इसकी कितनी ए वी। तो ये कितना आया वॉल्यूम फ्लो रेट a इंटू वी, जहाँ की v क्या है वेलोसिटी, तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट है, ठीक है ना। तो कितना मास आएगा पर यूनिट टाइम, तो वॉल्यूम में डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, कितना मास आएगा पर यूनिट टाइम बाहर, ये मास फ्लो रेट हो जाएगा, ये वॉल्यूम फ्लो रेट है। यहाँ तक बात समझ में आई, रो ए वी। अब देखिए एक सिचुएशन जिसमें
कि एक ऐसा पाइप है और उसमें 90 डिग्री का बैंड है यहाँ, ठीक है ना, ऐसी राउंडिंग करी हुई है कॉर्नर की। इसमें रो डेंसिटी का और v वेलोसिटी से, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, लिक्विड फ्लो कर रहा है, v वेलोसिटी से लिक्विड फ्लो कर रहा है, v स्पीड से लिक्विड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर बैंड पर आकर क्या होता है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, पर स्पीड तो वही रहेगी। अब आपको बताना है फोर्स exerted on this pipe at this bend by the liquid due to change in velocity। आपको निकालना है find force exerted by liquid on tube, ठीक है, at this band shown। मतलब कि अगर मुझे इसको होल्ड करके रखना है कि कहीं भाग ना जाए, तो कितना फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है इस बैंड पर, पाइप पर, उसके इक्वल अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी पाइप रुकेगा, वरना ये पाइप ही भाग जाएगा। तो मान लो कि इधर आई कैप डायरेक्शन है, इधर जे कैप डायरेक्शन है, आई कैप जे कैप ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम हो रहा है लिक्विड का, तो फोर्स ऑन लिक्विड बाय द ट्यूब एट दिस बैंड क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम ऐसा कहेंगे। मास कितना आया, उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, और डिवाइडेड बाय टाइम इन विच दैट मास इज कमिंग। तो मास पर यूनिट सेकंड कितना आ रहा है और उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो इसको अपन ने लिखा यहाँ से रो ए वी, और ये क्या हो जाएगा, वी जे कैप माइनस वी आई कैप, ठीक है। तो ये है फोर्स ऑन लिक्विड, फोर्स ऑन लिक्विड। तो फोर्स ऑन ट्यूब क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये, फोर्स ऑन ट्यूब नॉर्मल रिएक्शन टाइप की चीज़ है ना ये, तो इसका अपोजिट हो जाएगा नेगेटिव, रो ए वी माइनस वी जे कैप प्लस वी आई कैप, ऐसा हो जाएगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हो, ट्यूब पर वाटर या लिक्विड कैसा फोर्स लगा रहा है, जिसका एक्स कंपोनेंट है पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट है नेगेटिव। तो ये फोर्स ऑन ट्यूब बाय लिक्विड की डायरेक्शन आ गई, इस डायरेक्शन में ट्यूब भागने की कोशिश करेगी, उसको रोकना है तो अपने को ऐसे फोर्स लगा के रोकना पड़ेगा, इसके इक्वल अपोजिट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर पूछे वहाँ पर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो v√2, तो ये हो जाएगा √2 रो ए वी स्क्वायर, ये हुआ फोर्स। तो ये कहाँ से कर रहे हैं क्वेश्चन हम, क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन हम, अरे भाई ये न्यूटन सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ में चेंज इन मोमेंटम निकालना, फोर्स इनटू टाइम निकालना, ये सीख रहे हैं अभी। तो हम रियल सिचुएशन ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, FBD वगैरह पे तो अपन अभी पहुँचे ही नहीं है। और एक आध सिचुएशन देखते हैं, एक बहुत आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन कि साहब फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, फोर्स है न्यूटन में और टाइम है सेकंड में, और आपको निकालना है चेंज इन लीनियर मोमेंटम या
इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द फोर्स, ये है 10 न्यूटन, ये 5 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, ये 20 सेकेंड और ये मान लीजिए 8 न्यूटन। तो आपको निकालना है इम्पल्स imparted by the force in 20 seconds। तो क्या करेंगे, तो साहब इम्पल्स को मैं आई लिखूं या जे लिखूं, ठीक है ना। ये इंटीग्रल एफ डी टी होता है, यहाँ पर फोर्स वेरिएबल है, तो ये इंटीग्रल वाई डी एक्स क्या होता है, एरिया अंडर कर्व। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस साइन के साथ है और यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव है फोर्स। तो ऊपर वाला एरिया कितना, 1/2 बेस इंटू हाइट, और फिर नीचे वाला एरिया कितना, रेक्टेंगल है ये तो, 10 इंटू 8, तो ये कितना हुआ 50 माइनस 80, तो ये जाएगा -30 न्यूटन सेकेंड। यह है इम्पल्स इम्पार्टेड। न्यूटन सेकेंड कह लो इम्पल्स को, फोर्स इनटू टाइम से, या चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, mv kg मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूटन सेकेंड कह लो या kg मीटर पर सेकेंड कह लो, एक ही बात है ना, सिंपल। अगला देखिए, अगली सिचुएशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या सिंपली मोमेंटम। तो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा है। अब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स हो 0, तो ये P जो है कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका यही स्टेटमेंट है कि अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, देन लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम और पार्टिकल इज कांस्टेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब इसके आगे मैं एक बात कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कि लॉ तो ख़त्म हो गया। फर्दर, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन लीनियर मोमेंटम is conserved in a direction perpendicular to net external force। भाई देखो, अगर मान लीजिए कि नेट एक्सटर्नल फोर्स है आई कैप डायरेक्शन में, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स इनटू टाइम करेंगे, तो चेंज इन मोमेंटम भी आई कैप में आएगा। मतलब जे कैप वाली डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, उसका इफेक्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ नहीं आता, कोई एक्सेलरेशन वो क्रिएट नहीं कर पाता, तो चेंज इन वेलोसिटी क्रिएट नहीं कर पाता, तो चेंज इन मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाता, तो उसका मोमेंटम, बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है परपेंडिकुलर टू नेट एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा था कि फोर्स वाज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u cos थीटा कांस्टेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट था। मीन्स फोर्स की डायरेक्शन थी वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल फोर्स वाज कांस्टेंट।
तो ये बात समझ में आई कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स is non-zero then linear momentum is conserved in a direction perpendicular to net external force. Component of linear momentum in a direction perpendicular to net external force will be conserved. ऐसा कह लो. आगे बढ़े. तो इस पर एक क्वेश्चन बनाया कि एक पार्टिकल था, उसका मास है 5m और वो काय में था, रेस्ट में. एक बम था, एक बम अचानक से फटा, 3 टुकड़े इसके हुए. एक 2m मास का टुकड़ा इधर प्लस आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी v0 से. एक टुकड़ा m मास का जा रहा है माइनस आई कैप डायरेक्शन में स्पीड v0 से. तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट का मास कितना होगा, 2m, और वो किधर जाएगा, तो वो इधर जाएगा, इधर लेफ्ट में. क्यों? क्योंकि जो मोमेंटम है इस सिस्टम का वो जीरो है इनिशियली और एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है. तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व होना चाहिए, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कंजर्व होना चाहिए. तो मैंने मान लिया कि जो तीसरा टुकड़ा है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया कि तीसरा टुकड़ा है उसका मास हो जाएगा 2m, क्योंकि टोटल मास 5m है और उसकी वेलोसिटी है इधर v, और इधर मैंने मान लिया डायरेक्शन आई कैप. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व कर दूंगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है. तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पहले 0 था, बाद में क्या है, माइनस एम वी नॉट आई कैप, फिर प्लस 2m v0 आई कैप, और फिर माइनस 2m v आई कैप. ये स्पीड लिखी है मैंने, आई कैप अलग से लगाया, माइनस आई कैप अलग से लगाया, समझ गए ना. तो ये वी क्या है, स्पीड है ये, और डायरेक्शन माइनस आई कैप. तो बताओ v कितना हुआ, तो ये हुआ, इन दोनों से क्या आया, एम वी नॉट, और इसका 2m ऐसा आएगा. तो क्या बचा, v0/2. तो थर्ड पार्ट की वेलोसिटी क्या आ रही है, आंसर माइनस v0/2 आई कैप. ये आंसर हो गया. ठीक है, सिंपल है. ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखो कि एक ये पार्टिकल है, मास m का, इसकी वेलोसिटी है v आई कैप, और एक ये पार्टिकल है मास m का, इसकी वेलोसिटी है v जे कैप. ये दोनों आते हैं, टकराते हैं और स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद ही बन जाता है मास 2m का एक पार्टिकल. तो इसकी वेलोसिटी निकालना है आपको, इधर आई कैप इधर जे कैप लेकर वेक्टर फॉर्म में आंसर देना है. आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास. तो हम ये कहेंगे कि ये दो पार्टिकल का हमारा सिस्टम है, इसका टोटल मोमेंटम क्या था, उतना ही रहना है सिस्टम का मोमेंटम, क्योंकि इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट बताया, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, वो आए और चिपक गए बस. इसने इस पे लगाया, उसने इस पे लगाया, चिपक गए, उससे कोई फ़र्क नहीं, एक्सटर्नल फोर्स 0 है. तो मैं लिखूँगा लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इज 0. तो पहले क्या था, पहले था एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप, बाद में क्या हो गया, 2m तो मास हो गया और वेलोसिटी पता नहीं. तो m से m कटा, तो वेलोसिटी कितनी आएगी, v/2 आई कैप प्लस v/2 जे कैप. इस तरह से इसकी वेलोसिटी आ गई. तो स्पीड क्या होगा कंबाइंड मास का, तो वो हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब दिस इंटू √2, मतलब v/√2. ये स्पीड हो जाएगी. ऐसे हो गया क्वेश्चन. इसी का एक और रूप देखिए, उसको मैं यहाँ बोर्ड क्लीन करता हूँ. तो तीसरा पार्टिकल किधर जाएगा, तो देखिए इसका उल्टा बनाया मैंने कि एक बम था, उसका मास था 4m, वो था रेस्ट में. अब ये फटा तो इसके टुकड़े हुए,
एक m मास का टुकड़ा तो माइनस आई कैप डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से जा रहा है, दूसरा टुकड़ा m मास का माइनस जे कैप डायरेक्शन में v नॉट स्पीड से जा रहा है। तो बताओ जो तीसरा टुकड़ा है उसका मास कितना होगा 2m, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना। उसके जैसे ही क्वेश्चन है कि नहीं। ये पहले रेस्ट में था, बम फटा, तो क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर देंगे। पहले मोमेंटम क्या था 0, बाद में इसका माइनस एम वी नॉट आई कैप, इसका माइनस एम वी नॉट जे कैप, उसका 2m तो है मास पर वेलोसिटी पता नहीं। इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 आई कैप प्लस जे कैप, ऐसा आ गया। इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र करो या उसको इधर ट्रांसफ़र करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये इसकी वेलोसिटी आ गई। डायरेक्शन क्या है इसकी, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर। मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड का मैग्नीट्यूड, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है वी नॉट बाई रूट 2। आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। सिंपल। न्यूटन्स थर्ड लॉ पर एक्शन रिएक्शन पर क्वेश्चन है कि साहब ये एक गन है, पिस्टल है, जो भी है, और एक उससे बुलेट फायर करी गई, और ये जो गन है इसका मास है 1 kg, और ये जो बुलेट है इसका मास है 50 ग्राम, और जब ये फायर हुआ तो इसकी वेलोसिटी थी मान लो 100 मीटर पर सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो फोर्स बुलेट पर लगा ऐसा और गन पर लगेगा ऐसा पीछे की तरफ, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर। तो ये वेलोसिटी पकड़ लेगी इधर v, कितनी होगी, तो साहब मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है, 0 था पहले, 0 ही है बाद में, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो कुछ लगा नहीं। तो मान लो इसकी स्पीड v है, तो हम कहेंगे ये 1 kg यानी 1000 ग्राम इंटू माइनस वी आई कैप, और इसका मोमेंटम प्लस आई कैप डायरेक्शन में मास इंटू वेलोसिटी, ऐसा लिखेंगे। तो बताओ इसकी स्पीड, रिकॉइल स्पीड क्या हो जाएगी, तो v निकालें अगर, तो ये आएगा 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। इसको इधर ट्रांसफ़र करा, आई कैप के कोफिशिएंट कंपेयर करें और फिर ऐसे लिखा, तो 1000 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको रोकने के लिए अपने को फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, इसीलिए जब गन को फायर करते हैं तो यहाँ पर ऐसे शोल्डर पर उसको टिका लेते हैं, जिससे कि वो झटके से पीछे ना चली जाए, हाथ से छूट जाएगी नहीं तो गन, ठीक है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि एक टाइगर है, शेर, और वो मान लीजिए कि वो है 200 kg का, और वो ऐसे आपके ऊपर छलांग लगाता है। क्या स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकंड। आप यहाँ खड़े हो, आपके हाथ में है गन, तो आप कितनी बुलेट्स फायर करोगे पर सेकंड कि वो 1 सेकंड में स्टॉप हो जाए। नंबर ऑफ बुलेट्स टू बी फायर्ड पर सेकंड to stop the tiger in 1 second. Mass of bullet कितना है, वही है 50 ग्राम की बुलेट है, and velocity with which bullet is fired, velocity with which bullet is fired कितनी लें, उसको हमने लिया 100 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन ग्राउंड फ्रेम ऑब्वियसली 100 मीटर पर सेकंड।
तो मान लो कि n बुलेट्स, ऐसी n बुलेट्स आ रही हैं और टाइगर में समा जा रही हैं, n बुलेट्स। तो पहले इन n बुलेट्स का मोमेंटम बिफोर दे एंटर इनटू टाइगर कितना होगा, n इंटू mv आई कैप, राइट वर्ड, ठीक है ना। और टाइगर का मोमेंटम है लेफ्टवर्ड, मास इंटू वेलोसिटी। और फिर ये सब पूरा सिस्टम काय में आ गया, रेस्ट में, तो रेस्ट में आ गया। n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड इन 1 सेकेंड सो दैट इट कैन बी स्टॉप्ड। चलो मैं इसको 2 सेकेंड कर देता हूँ और जनरल हो जाएगा, ये इन 2 सेकेंड कर दिया। तो नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड, अपने को अगर ये n निकालना है तो ज़्यादा जनरल क्वेश्चन बन जाएगा। n निकालना, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड, n निकालना है। तो 2 सेकेंड में कितनी बुलेट निकलेंगी, तो 2 सेकेंड में 2n बुलेट निकलेंगी। n बुलेट पर सेकेंड निकलती है तो 2n बुलेट निकलेंगी। समझ गए ना बात को, कि 2 सेकेंड में स्टॉप करना उसको या कितनी देर में करना, वो भी मैटर करेगा, इसलिए उस मैटर को यहाँ ले आया मैं। तब बताओ वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने वो भी रख दिया, मास भी रख दिया। तो ये हो जाएगा 2n इंटू मास कितना है 50 ग्राम, को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ये 200 इंटू 20। तो बताओ n कितना आया। तो ये जीरो सब आपस में कैंसिल हो गई, 10⁻³ और ये 10⁻+3। तो बचा क्या यहाँ से, 5 2 10। तो n इज इक्वल टू दैट अपॉन 10। 10 मतलब एक जीरो कट गई, तो ये हो जाएगा 400। 400 बुलेट्स पर सेकंड फायर करनी पड़ेगी आपको गन से, जिससे कि 2 सेकंड में 800 बुलेट जाके टाइगर के अंदर समा जाए, तब जाके ये स्टॉप होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, कंटिन्यू रखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।